हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनीशा ट्यूटर। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस अब पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गया है और किस तरह से श्रीलंका धू धू जल रहा है और ये क्राइसिस की वजह क्या है और इंडिया क्या सीख सकता है, इंडिया के लिए क्या लेसन है इस क्राइसिस से। तो इस पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए प्लीज आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, श्रीलंका जो है अभी वहां पर 2 बार नेशनल इमरजेंसी लग गया और श्रीलंका जूझ रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस से। वहां पर पीने का दूध नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, गाड़ी में भराने के लिए पेट्रोल नहीं है और इन सब को खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका अपना कुछ बनाता ही नहीं है। कहता सुई से लेकर जहाज तक श्रीलंका जो है इंपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका सेल्फ डिपेंडेंट जो है बनने की उसने कोशिश नहीं की। मगर सवाल आता है कि श्रीलंका में अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा था, श्रीलंका हर इंडेक्स पे बहुत अच्छे था, फिर एकदम से ये क्राइसिस क्यों बन गया? आप इस क्राइसिस को कैसे भूल सकते हो? लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पे, डीजल पंप पे, अब फौज को यहां पर खड़ा करना पड़ा क्योंकि वायलेंस हो रहे हैं, लोग लूट रहे हैं इनको, सामान इतने महंगे, सिलेंडर के गैस इतने महंगे, कहते हैं आम सब्जियों के दाम इतने महंगे कि लोगों का जीना हराम हो गया है। श्रीलंका से लोग अब भाग के तमिलनाडु में शरण लेने जा रहे हैं, रिफ्यूजी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर हम श्रीलंका में रहेंगे तो बिना खाए मर जाएंगे। आप देखोगे तो न्यूज़पेपर प्रिंट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है ताकि न्यूज प्रिंट के लिए प्रिंटिंग मटेरियल खरीदा जा सके। एग्जाम कैंसिल कर दिए गए क्योंकि पेपर नहीं है। भाई कमाल की बात है, ऐसी सिचुएशन क्या हाल हो गया कि तब दवाइयां नहीं हैं, 12-12 से लेकर 18-18 घंटे तक पावर कट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोयला नहीं है, कोयला खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बच्चों के लिए जो पाउडर दूध आते हैं वो नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में पाउडर दूध बनता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट होता है और खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये क्राइसिस श्रीलंका में ये किस तरह से फ्लेयर अप हुआ कि लोग अब आगजनी में उलझे हुए हैं। वो अपने प्रेसिडेंट को गोटबाया को कहते हैं गोटबाया गो होम के नारे लगा रहे हैं। प्रेसिडेंट ने वहां पर इमरजेंसी लगा दी है। इस ड्रैकोनियन मेजर से वो इस क्राइसिस को सुप्रेस करना चाहते हैं। मगर क्या वाकई इस क्राइसिस जहां पे लोगों के खाने को ना मिल रहा हो, आप इमरजेंसी लगा के सुप्रेस कर सकते हो? ये सोचने वाली बात है। इस सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम इमरजेंसी लगा के सुप्रेस कर सकते हैं? भूखे पेट कोई रूल मानेगा भी? ये एक सोचने वाली बात है। मगर ये क्यों हो रहा है? ये श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस में क्यों बदल गया? ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है और मन में ये भी होना चाहिए कि भाई हम ऐसा क्यों ना करें, हम ऐसा क्या ना करें कि हम इस तरह से सिचुएशन में ना फंसें। और जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा अब उनको फर्दर क्या स्टेप लेने चाहिए, ये बहुत चीजें सोचनी पड़ेंगी। हम आगे बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम श्रीलंका में सबसे बड़ी बात कि वहां पर एक पूरी फैमिली रूल करती है, राजपाक्से फैमिली। आप देखोगे तो वहां का प्रेसिडेंट जो है गोटबाया राजपाक्से, वो प्रेसिडेंट है, महिंदा राजपाक्से प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरा फैमिली जो है इनकी, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है। यानी कि पूरी फैमिली श्रीलंका को रूल कर रही है। आप हैरान होंगे कि ये फैमिली रूल कर रही है। यस, ये एक तरह का जैसे मोनार्कियल सिस्टम होता है वैसा ये सिस्टम बना के रखा हुआ इन्होंने। और ये देश की इंटरेस्ट को वॉच करने के बजाय अपने इंटरेस्ट में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अपने आप को ज्यादा समझदारी में। कहते महिंदा राजपाक्सा ने अपने पहले टर्म में इंडिया के खिलाफ इतनी आग उगला, इंडिया के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया इन्होंने, और इनको किसी ने समझाया नहीं। मुझे तो लगता है हैरानी है कि इनको किसी ने समझाया क्यों नहीं कि अरे भाई आप इंडिया जो बिल्कुल ही पड़ोसी है आपका और ये चाइना के नजदीक पहुंचने लगे, चाइना से नजदीकियां बढ़ाने लगे। अरे भाई आपका पड़ोसी इंडिया, एक नैरेटिव बना दिया इन्होंने कि इंडिया इनके सॉवरेनिटी पर अटैक करेगा, कंट्रोल कर लेगा। अब चाइना क्या कर रहा है? इनसे पूछना पड़ेगा ना कि भाई चाइना क्या कर रहा है। उसी तरह से नेपाल में भी आपने देखा होगा, हमारा पड़ोसी देश, वो चाइनीज कार्ड प्ले करते हैं, इंडिया को धमकी देते हैं अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम चाइना के पास चले जाएंगे। उसी तरह से पाकिस्तान का हाल है। बस शुक्र है एक भूटान नहीं है जो चाइना कार्ड प्ले करता है, बल्कि म्यांमार भी प्ले करता है, बांग्लादेश भी प्ले करता है, श्रीलंका भी प्ले करता है, नेपाल भी प्ले करता है चाइना कार्ड। अरे भाई इन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी है कि अब आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम चाइना के पास चले जाएंगे। अरे भाई ये क्या बात हुई? इन्होंने यही खेल खेला।
और इस खेल खेल में क्या किया, चाइना के चुंगल में फंस गए। कैसे फंसे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, और किस चुंगल में फंसे उसके ऊपर बात करेंगे। पहली शुरुआत करते हैं कर्जा, लोन, डेट। आप कॉमन मैन समझता है, आप और मैं समझते हैं कि भाई अगर अपनी कमाई से ज्यादा कर्जा ले लेंगे तो फिर कर्जा चुकाएंगे कहां। आप हैरान होंगे, श्रीलंका अपनी कमाई का 70% कर्जा चुकाने में यूज कर रहा है। और आप देखो तो 2016 में जो श्रीलंका में कर्जा था अराउंड 3 लाख करोड़ के करीब था, 3 ट्रिलियन श्रीलंकन रुपीस। 2022 में ये 7.5 लाख करोड़ यानी कि 7.5 ट्रिलियन कर्जा बन गया, और जो कि उनकी जीडीपी जो है साल की सिर्फ 6 ट्रिलियन है। यानी कि अपनी कमाई से ज्यादा उन्होंने कर्जा ले रखा था। तो जाहिर है मैक्सिमम इनकम तो उस कर्जे को चुकाने में लग गया। यानी कि कोई भी अगर ज्यादा लोन लेकर काम करे तो फिर तो सस्टेनेबल तो नहीं है। ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या श्रीलंका के प्रेसिडेंट को, श्रीलंका के राजनयिकों को यह नहीं पता था कि हम ज्यादा कर्जा लेंगे तो फंस जाएंगे? एक्चुअली हुआ ये कि श्रीलंका अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता था। जैसे कि सपोज करो हर कोई घर बनाना चाहता है, फटाफट कर्जा लेके घर बना लो। अरे भाई उस कर्जा को चुकाना भी तो पड़ता है। मान लो सपोज करो हमने लोन लेकर दुकान खोल ली और सोचा कि बहुत कमाई होगी, लेकिन दुकान चलेगी तब ना। यही हाल इनके साथ हुआ। इन्होंने कर्जा बहुत सारा ले लिया और सोचा कि भाई वो दुकान चल जाएगी, वो पोर्ट चल जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल जाएगा, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिटर्न आया नहीं। और फिर 2019 में ईस्टर के दौरान ब्लास्ट हो गया क्रिश्चियनों पर, जिसकी वजह से श्रीलंका में जब आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, वहां पे टूरिस्ट जाने बंद कर गए। और श्रीलंका जो है टूरिज्म के इनकम पे तो डिपेंडेंट है। और फिर चाइना के वन बेल्ट पॉलिसी में फंस गए। चाइना के वन बेल्ट पॉलिसी में फंसने की वजह से क्या हुआ, श्रीलंका हम्बंतोटा पोर्ट को डेवलप करने लगा, और जब वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था तो आप हैरान होंगे कि हम्बंतोटा पोर्ट जो है 99 ईयर्स के लीज पर दे दिया गया चाइना को। इस तरह से यानी कि पहले कर्जा दो और बाद में जब कर्जा ना चुकाओ तो उसी की कोई जमीन खरीद लो, हड़प लो। 99 ईयर्स के लिए इन्हें उस कर्जे के बदले में अपना हम्बंतोटा पोर्ट देना पड़ा है चाइना को। इसके बाद इस आग में घी की तरह काम किया कोविड। किसने सोचा था कोरोना आ जाएगा? श्रीलंका ने भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने तो सोचा होगा कि हम पोर्ट बना लेंगे, सड़कें बना लेंगे, इंडिया से नफरत कर लेंगे और हम ग्रो करेंगे, हम अपना हब बना लेंगे, हम्बंतोटा पोर्ट पर सारा सामान उतरेगा और यहीं से लोडिंग अनलोडिंग होगी, वर्ल्ड में सामान जाएगा और हम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। कोरोना ने तो और काम खराब कर दिया। और जितने मुल्क, इवन पर्सनल आदमी, इवन हम इंडिविजुअल भी, अगर लोन ज्यादा था हमारा, लोगों ने सुसाइड किया है। वही हाल अब श्रीलंका का, सुसाइड के वर्ज पर है श्रीलंका। कहता आप हैरान होंगे, चाइना के हम्बंतोटा पोर्ट पर अब श्रीलंका का कब्जा नहीं रहा, 99 ईयर्स का चाइनीज कब्जा हो गया। ये अलग अलग जगह पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और 7 लाख करोड़ यानी कि 7 ट्रिलियन कर्जा है श्रीलंका पर, और उसका 10% जो है चाइना से लिया हुआ है। अब यही हाल होगी डेट ट्रैप की। एक कर्जा लेकर दूसरा कर्जा चुकाने को डेट ट्रैप कहते हैं। उसके बाद क्या गलती हुई इनसे? इन्होंने सोचा कि चलो भाई हमारे पास तो फर्टिलाइजर बनता नहीं है, हम फर्टिलाइजर विदेश से खरीदते हैं, हम फर्टिलाइजर को नहीं खरीदेंगे, अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचाएंगे। उसके लिए क्या किया इन्होंने? कहा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब्रप्टली उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया। प्रोडक्शन हुई नहीं, चावल हुआ नहीं, व्हीट हुआ नहीं, भूखमरी शुरुआत हो गई। उसके बाद वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव मैंने बताया कि श्रीलंका के इस जाल में फंस गए। और श्रीलंका तो चाहता ही है कि इन्हें फंसाकर अपने कंट्रोल में करना। अब जब देश में कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो हवाला सेटिंग शुरू हो गई। लोग हवाला से पैसा बाहर भेजने लगे, जाने लग गए, जिसकी वजह से और फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ गई। क्योंकि जिन लोगों को पता था कि भाई यहां पर तो सिचुएशन खराब होगी, उन्होंने हवाला के जरिए विदेशों में पैसा भेजना शुरू कर दिया, तो और फॉरेन एक्सचेंज खत्म होना शुरू हुआ। तो ये मिलजुल कर इसने क्राइसिस को फर्दर वर्स कर दिया। और उसके ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर। आप हैरान होंगे, रशियन जो श्रीलंका में घूमने आए थे उनके वीजा कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड बंद हो गए। अब वो श्रीलंका में खर्चने की बजाय श्रीलंकन गवर्नमेंट पर ही आश्रित हो गए कि भाई आप ही हमारी मदद करो। टूरिज्म खत्म होना शुरू हो गया। कोरोना की वजह से तो फैलता ही जा रहा था, उसके बाद सिचुएशन थोड़ा बहुत इंप्रूव भी होनी थी, वो रशियन यूक्रेनियन वॉर ने खराब कर रखा है। अब बात करते हैं
कि भाई श्रीलंका की इकोनॉमी एज सच डिपेंड कैसे है। तो देखो, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है टूरिज्म पर मैक्सिमम डिपेंडेंट है। अराउंड श्रीलंका का जीडीपी का 10% टूरिज्म से आता है। श्रीलंका जो कॉफी टी भी एक्सपोर्ट करता है, इससे भी काफी हद तक कमाई आती है। लेकिन श्रीलंका जो है वो कोल इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, और उसने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सब कर्जे से लेकर बनाए। ये एक मेजर फैक्टर है श्रीलंका की बर्बादी का। कोविड लाया, ईस्टर बॉम्बिंग हुई, टूरिज्म बंद हो गया। टूरिज्म बंद हो गया, फॉरेन एक्सचेंज बंद हो गया आना। और फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ये कुछ अपना बनाते नहीं है, हर चीज बाहर से खरीदते हैं, तो उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। अभी ये सिचुएशन है, इनके पास सिर्फ 17,000 करोड़ के ही फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, और इनका जो खर्च है, जो इनकी इंपोर्ट बिल है, वो 19,000 करोड़ की है। यानी कि इनके पास है 17,000, खर्चने हैं 19,000 करोड़। कहां से आएगा? शॉर्टेज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज करंट आया। ये सेम सिचुएशन हमारे 1991 की तरह बनता जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? हम उस पर भी बात करेंगे। जब ये क्राइसिस इकोनॉमिक से पॉलिटिकल क्राइसिस बन गई, हर तरफ जलने लगा, तो इन्होंने गुहार लगाना शुरू कर दिया। चाइना से, इंडिया से मदद मांगनी शुरू की, बाकी देशों से मदद मांगनी शुरू की। हालांकि इन्होंने आईएमएफ, जो कि इस तरह की सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में मदद करता है, इसको अप्रोच करने से अवॉइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आईएमएफ फिर इनसे पूरे हिसाब किताब लेगा कि आपका कर्जा क्या कंडीशन लगाएगा, वो इनको मंजूर नहीं था। हालांकि अब सुनने में आया है कि आईएमएफ को भी अप्रोच करेंगे अपने फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को दूर करने के लिए। अब इस परेशानी की घड़ी में इन्होंने चाइना का रुख किया। चाइना ने क्या किया? हालांकि इस 7 लाख करोड़ में से 10% जो कर्जा है चाइना ने दिया है। पहले ही 2.8 बिलियन इन्होंने कर्जा दिया। अगेन बाद में 1.5 बिलियन इन्होंने कर्जा एक दिया, और 1 बिलियन कर्जा एक दिया। ये चाइना इनकी मदद करता जा रहा है। फर्दर महिंद्रा राजपक्षे ने यह भी कहा कि भाई हम जो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि भाई पेमेंट जो है ईयर्स हैं वो और बढ़ा देंगे, यानी कि अभी कम कर देंगे, बाद के सालों में पेमेंट जो ब्याज का है या प्रिंसिपल अमाउंट है बाद में देंगे। इस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग के भी आश्वासन दिया। इंडिया की तरफ भी पहुंचे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अभी 40,000 टन राइस इनको भेजा है। कितना इमरजेंसी मेडिसिन दी है, डीजल भेजा है, पेट्रोल भेजा है, और इंडिया ने भी 1.5 बिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, यानी कि इससे इंडिया से सामान खरीद सकते हैं। और भी इंडिया से मदद मिल रही है इनको। लेकिन सवाल आता है कि इनकी सिचुएशन जो है इनकी खुद की क्रिएट की गई है। कैसे क्रिएट की? जैसे मैंने बताया, इन्होंने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं की। सुई से लेकर, यानी कि निडल से लेकर एरोप्लेन तक ये विदेशों से खरीद रहे हैं। प्लस इन्होंने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा डेवलप नहीं किया। कर्जा लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोविड आया, 2019 का ईस्टर बॉम्बिंग ब्लास्ट हुआ, इनकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी बैठ गई। मगर सवाल आता है कि जो देश हर इंडेक्स में हमसे अच्छा था, आप हैरान होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 72 रैंक पे था, और हम कहां? 131 रैंक पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में श्रीलंका जो है वो 65 रैंक पर है, और हम कहां? 101st रैंक पर है। यानी कि वहां भूखमरी कम थी, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमसे आगे है, लेकिन सडनली क्या हो गया? ये हाल हो गया। उसका कारण सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी और एक ही फैमिली का रूल, परिवारवाद, जो कि अपने इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस कर रहा था और देश के इंटरेस्ट को कम आंक रहा था। अब हम क्या सीख सकते हैं श्रीलंका से? हम श्रीलंका से क्या सीख सकते हैं कि हम भी कटोरा लेके इधर उधर ना भागें, हम भी पेट्रोल की लाइन पे ना खड़े हों, हम भी एक एक दाने अनाज के लिए तरसें, हमारे पास भी फॉरेन एक्सचेंज ना बचे। उसका पहला फैक्ट है कि हम ज्यादा कर्जा ना लें। आप हैरान होंगे कि इंडिया का जो कर्जा है वो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20% स्टेट गवर्नमेंट का। ये 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि भी आपका कर्जा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो लोन है वो कितना है, और खासतौर पे स्टेटों का लोन कितना है, और इस कोविड के सिचुएशन के बाद कितना बढ़ा? आप इस डाटा को देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारे कुछ स्टेट जो हैं, जैसे कि पंजाब, यहां 3 लाख करोड़ का
लोन है, कर्जा है। और पंजाब अपनी कमाई का 22% ब्याज कर्जे को चुकाने में यूज करता है। 22%, 3 लाख करोड़ का कर्जा है। और यह आम आदमी पार्टी जो कि चुनावी मुफ्त वादों के बेस पर पावर में आई है, अब ये क्या करेगी वो देखने वाली बात है। तमिलनाडु 6 लाख करोड़ का कर्जा है। बंगाल 5.6 लाख करोड़ का कर्जा है। महाराष्ट्र 6 लाख करोड़ का कर्जा है। राजस्थान 4.7 लाख करोड़ का कर्जा है। आप इन कर्जों को देखोगे तो आप हैरान होंगे कि श्रीलंका का जो कर्जा है सिर्फ 7.5 लाख करोड़ है और उनके बराबर और लगभग हमारे कई स्टेटों पे कर्जा है। क्यों? क्योंकि मुफ्त में चुनावी वादों की वजह से, जो मुफ्तखोरी की वजह से, इन्होंने बिजली, पानी, फर्टिलाइजर और भी कई तरह की सुविधाएं मुफ्त में अपने स्टेटों को देने के वादे किए थे और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि ये लोग मुफ्तखोरी की वजह से सरकार में तो आ जाते हैं, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? लोग इनको वोट भी डाल देते हैं, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? क्या हमारा हाल श्रीलंका जैसे ना हो जाएगा अगर हम इस तरह से कर्जे करते रहेंगे? ये तो क्योंकि स्टेट हैं, तुरंत ठीकरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोड़ देंगे कि भाई वो नहीं हमें मदद देते हैं। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से लाएगी पैसा? सरकार अनलिमिटेड पैसा भी तो क्रिएट नहीं कर सकती। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और ये चुनावी वादे की वजह से जो पावर में आ जाते हैं लोग और बाद में चुनावी वादे पूरे नहीं करते हैं, इस पर भी हमें सोचना होगा। जैसे कि ये अपने मैनिफेस्टो में लिख तो देते हैं कि हम आपको ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, लोग लालच में आके इन्हें वोट तो दे देते हैं, लेकिन पैसा कहां से लाएं? सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को भी एक आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस तरफ भी ध्यान दे, सुप्रीम कोर्ट इस तरफ भी ध्यान दे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज्यादा ऐसे स्कीमों को प्रमोट करके सरकार बनाती है, उससे पूछना जाना चाहिए कि भी आप पैसा कहां से लाओगे। और अगर अपने चुनावी वादे नहीं पूरी कर सकते तो उस पर केस चलाना चाहिए। यानी कि हर मैनिफेस्टो को एक एफिडेविट मानना चाहिए और उस एफिडेविट के बेसिस पर केस होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी वादे ना पूरे कर सके। नहीं तो हम तैयार रहें श्रीलंका जैसे बनने में। हमें यह सोचना होगा कि ये मुफ्तखोरी हमें कहां लेके जाएगी। आपने देखा होगा वेनेजुएला बर्बाद हो गया इसी मुफ्तखोरी की वजह से, श्रीलंका बर्बाद हो गया इसी मुफ्तखोरी की वजह से। हमें मुफ्तखोरी नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम मेहनत कर सकते हैं, हम इंडियंस हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। हमें मुफ्तखोरी नहीं चाहिए, हमें बेटर सुविधाएं चाहिए, हमें कम टैक्स नहीं चाहिए, हम वो भी देने को तैयार हैं, लेकिन हमें बढ़िया सड़कें चाहिए। फ्रेंड्स, तभी हम और हमारा देश ग्रो कर सकेगा। अदरवाइज ये मुफ्तखोरी की वजह से हम कहीं नहीं जा सकेंगे। आज 1947 से लेकर 2022 तक हम कितना आगे बढ़ पाए? बस वर्ल्ड में 2.6 ट्रिलियन इकॉनमी है हमारी, जबकि चाइना अब 12 ट्रिलियन के करीब पहुंचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस तरह की मुफ्तखोरी नहीं है, वहां पर सिंगल हैंड गवर्नमेंट्स हैं और वो लोग इस तरह से खेल खेल कर पावर में नहीं आ रहे, एक दूसरे को अपीज करके पावर में नहीं आ रहे, इसलिए वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहां मुफ्तखोरी की वजह से, टैक्स कम करने की वजह से, फिल्मों पे टैक्स माफ करने की वजह से सरकार के टैक्स कलेक्शन नहीं होती, सरकार जो है सड़कें नहीं बना पाती, ब्रिज नहीं बना पाती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाती, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, बिजनेस डेवलप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फर्दर ये विशियस साइकिल बना हुआ है। हम पीछे 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 हटते रहें। तो ये फैसला हम आपको करना है कि क्या हमें इस मुफ्तखोरी से निजात नहीं चाहिए, क्या हम उस पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट ना करें जो इस तरह से चुनावी वादे करके सरकार में आ जाए। प्लस हमें जोर देना चाहिए सरकार पर कि ये मैनिफेस्टो अब एक एफिडेविट माना जाए कि अगर उस जो पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया अगर वो पूरा नहीं कर पाती है तो उस पर केस चले। फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है इस मुफ्तखोरी पर और श्रीलंकन क्राइसिस पर? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट किसी इशू के साथ। टिल देन, थैंक यू।